इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग से जुड़े कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स जो आप अपने स्केचिंग में करते हैं, स्केचिंग से जुड़े कई ऐसे मिथ्स जो सच नहीं है जिसे फिर भी आप मानते हैं, कैसे स्केचिंग से आपका फाइनल आर्टवर्क इम्प्रूव होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने मिलेगी इस वीडियो में। और इसके साथ साथ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने मिलेगा जहाँ पर आप मुझे स्केच करते हुए देखोगे, जहाँ पर मैं आपको कई सारे स्केचिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। सो स्केचिंग जो आप ये वर्ड सुनते हैं स्केचिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्केचिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है जिस भी चीज़ को हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका एक ओवरऑल फील, एक इम्प्रेशन लाना कम से कम डिटेल्स में और क्विकली। जैसे अगर मैं किसी पर्सन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि उसके चेहरे में कितने डिटेल्स हैं, उसके बालों में कितनी डिटेल्स है, उसकी आंखों में कितनी डिटेल्स है। ये सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना होता है एक स्केच को करते वक्त। मैं देखूंगा कि चेहरे की बेसिक मार्किंग्स क्या है, यानी उस चेहरे में आईज, नोज, लिप्स, इन सारे बेसिक मार्किंग्स को मैं मार्क करूंगा अपने पेपर पर। देखूंगा कि लाइटिंग किस तरफ से आ रही है, शेडो कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इन सारी चीज़ों को क्विकली जज करके मैं कम से कम टाइम में अपने पेपर पर उतारूंगा। यहाँ पर मेरा फोकस फेस के इम्प्रेशन पर ज़्यादा होगा, यानी कम से कम डिटेल्स में भी दिखना चाहिए कि ये उसी पर्सन का चेहरा है, एक फीलिंग उस स्केच में नज़र आनी चाहिए। तो ये थे स्केचिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको स्केचिंग के बारे में पता होने चाहिए। अब आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे जहाँ पर मैं आपको चीज़ों को स्केच करते हुए बताऊँगा। तो यहाँ पर स्केचिंग मैंने शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप स्केचिंग शुरू करो तो उससे पहले कुछ वार्म अप स्केचेस आपको ज़रूर बना लेने चाहिए। जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे, इस ईगल को मैं बना रहा हूँ, उसके साइड में मैंने एक और ईगल पहले से बना रखा है, तो वो एक मेरा वार्म अप स्केच है जो मैंने इस स्केच को बनाने से पहले शुरू किया था। वार्म अप में आपका ये गोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे परफेक्ट बनाना है। आपको बस अपने पेन्स को मूव करना है, इतना ही गोल होना चाहिए आपका वार्म अप स्केचिंग में, ताकि आपके हाथ में फ़्लो क्रिएट हो जाए स्केचिंग को शुरू करने से पहले। यहाँ पर आपको वार्म अप स्केचिंग वाला पार्ट थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि इसे स्किप कर देना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, बट बिलीव मी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है क्विकनेस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि स्केचिंग को क्विकली बनाना होता है। कोई भी स्केच को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाना होता है, हमें क्विकली फ़ास्ट चीज़ों को बनाना होता है। पर यहाँ पर ध्यान ये दीजिए, अगर आप स्केचिंग पहली बार सुन रहे हैं ये सारी चीज़ें स्केचिंग के बारे में और आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत कम है, मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो शुरुआत में स्पीड पर इतना आपको फोकस नहीं करना है। स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो टाइम बाय टाइम, समय के साथ साथ इम्प्रूव होगी, ज़बरदस्ती उसे इम्प्रूव नहीं करा जा सकता। और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा स्केचिंग करते हैं। आप जितनी ज़्यादा स्केचिंग करेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा आपको स्पीड को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्केचिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये पॉइंट है कि स्केचिंग में हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनानी होती हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई भी नहीं बनानी होती है। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं देखना होता है कि हमारा स्केच जो है एग्जैक्ट हमारे फ़ोटो रेफरेंस के हिसाब से ही वैसा ही दिखे। और जब ये पॉइंट लोग सुनते हैं तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी पाल लेते हैं कि हमें परफेक्ट नहीं बनानी चीज़ें, तो हम किस तरह से भी बना सकते हैं, कैसे भी हमें स्केचिंग करनी है। आपको बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बनाना है, इस बात से अवेयर रहना है कि ओवरऑल इम्प्रेशन हमें लाना है स्केचिंग में। सो बहुत ज़्यादा हमें परफेक्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है और अंधाधुन भी नहीं बनाना है। दोनों चीज़ों का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए स्केचिंग में। हर अगले स्केच में जो भी आपने स्केच बनाया उसके बाद हर एक अगला स्केच जो आपका आएगा उसमें कोशिश करिए कि आप चीज़ों को और बेहतर कर सकें। जो भी आपने पिछले स्केचिंग से लर्निंग्स ली हैं, जो भी मिस्टेक्स आपने किए, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑब्ज़र्व करके अपने अगले स्केच में उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। सो यहाँ पर आपने देखा कि जो ईगल है उसके चेहरे को मैंने पहले सिंप्लीफाई किया कुछ बेसिक शेप्स में। उसके बाद हमने उसके अंदर बन रहे एंगल्स, कर्व्स को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने बेसिक वैल्यूज़ उसमें ऐड की, जो भी चीज़ें लाइटनेस और डार्कनेस हैं उन्हें ऐड किया हमने। और
जो अगला पॉइंट है वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, और वो है लेयर बाय लेयर वर्क। यानी जब भी स्केचिंग करो, यहाँ पर तो मैं पेन से स्केचिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा लागू होगी कि हमें शुरुआत में चीज़ें सबसे ज़्यादा डार्क नहीं कर देनी है। जैसे आइज़ वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है इस पिक्चर में, तो हमें उस चीज़ को शुरुआत में नहीं कर देना है। हमें लेयर बाय लेयर काम करते जाना है कि सबसे पहले लाइटनेस, एक फ्लैट वैल्यू जो बेस टोन होता है रेफरेंस का, वो दे देना है। उसके बाद और भी जो वेरिएशन है वैल्यूज़ के, उन्हें ऐड करते जाना है। और ये प्रोसेस में आपको बहुत स्लो नहीं हो जाना है कि धीरे धीरे एक लेयर ऐड किया फिर उसके बाद दूसरा लेयर। ये सारी चीज़ें आपको क्विकली करनी है। शुरुआत में आपके लिए नहीं हो पाएगा पॉसिबल कि ये सारी चीज़ों को, सारे नॉलेज जो भी पॉइंट्स है इन्हें एक स्केच में इम्प्लीमेंट करना है, ये फर्स्ट टाइम में आप नहीं कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केच बनाते जाओगे, आप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होना शुरू होंगे। क्योंकि जब भी मतलब ये पॉइंट्स को सुनने के बाद आप जब स्केच करने जाओगे, तो हो सकता है जैसा आपने सोचा होगा उससे कई ज़्यादा आपका स्केच बिगड़े, आपके कई पेपर्स ख़राब हों, कई सारी चीज़ें आपकी बिगड़ सकती है आपके स्केच में। लेकिन आपको उसी चीज़ का ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझसे ठीक नहीं बन रहा, कैसे होगा। क्योंकि मैंने भी जब स्केचिंग स्टार्ट की थी तो मुझसे भी सही से नहीं बनता था, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्केच पे ज़्यादा काम करना शुरू किया और भी फंडामेंटल्स को जानना शुरू किया, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स, उन्हें जब मैंने इम्प्लीमेंट किया और प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा की, तो आप खुद देख सकते हैं मेरी स्केचिंग टाइम बाय टाइम इम्प्रूव होती जा रही है, और जो कि उसे मुझे और भी करते जाना है। तो जो भी मैं यहाँ पर स्केच बना रहा हूँ, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ स्केच कर रहे होंगे, क्योंकि आप जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ और जो भी स्केचिंग करके दिखा रहा हूँ, ये आप सुन लेंगे, आपको समझ आएगा, आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे इसे। लेकिन अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं, आप साथ में स्केचिंग करते हैं, तो ये जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ इन्हें आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आपको ये सारी चीज़ें फिज़िकली, क्योंकि आपने साथ में स्केचिंग की थी, तो आपका याद रखने की कैपेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो अगर आप साथ में स्केच कर रहे हैं सो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। यहाँ पर मैंने सारे जो भी स्केचिंग्स है जो मैं कर रहा हूँ उन्हें रियल टाइम में रखा हुआ है। सो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप साथ में स्केच कर सकते हैं। अगर आप मेरे जितनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को पीछे लेकर दोबारा भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं दूसरा स्केच कर रहा हूँ। देखो, मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया, मैंने डायरेक्टली कर्व्स को ऐड नहीं किया, जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट मैंने ऐड नहीं किए। सबसे पहले मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। सो जो मैंने आपको पॉइंट शेयर किया था लेयर बाय लेयर वर्क वाला, वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ कि मैंने लाइंस जो खींची आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मैंने थोड़ा भी पेन पर अपने फोर्स नहीं दिया है जिससे लाइंस बहुत ज़्यादा डार्क बन जाए। बहुत ही लाइटली चीज़ों को शुरुआत में हमें करना होता है, ताकि हम जब लाइटली करते हैं, देखो यहाँ पर तो मैं वैसे पेन स्केचिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि हम अपने मिस्टेक्स को मिटा नहीं सकते। सो हमें आगे चीज़ें थोड़ी डार्क करनी है या और लाइट करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास चांसेस है या नहीं लाइट और डार्क करने के। सो अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को डार्क कर दोगे, सो आगे चीज़ों को थोड़ा लाइट भी करना होगा, सो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया था। तो इसलिए शुरुआत में चीज़ों को लाइट रखिए, जिससे आपको आगे इन सारी चीज़ों का टेंशन है वो आपको ना लेना पड़े। तो मैंने आपको कई बार मैंने आपको बता दिया कई पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए कि मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, और आप साफ़ तौर पर देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं पेन से स्केचिंग कर रहा हूँ। सो आप पूछेंगे कि पेन से स्केचिंग करना क्यों ज़रूरी है। सो स्केचिंग कोई भी टूल पे डिपेंड नहीं है कि आपको स्केचिंग करने के लिए यही स्पेसिफिक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केचिंग आप कोई भी टूल से कर सकते हो, वो चाहे पेंसिल हो, पेन हो,
यहाँ तक कि पेंट्स जो होते हैं, ब्रशेस का यूज़ करके भी डायरेक्टली स्केचिंग की जाती है। तो यहाँ पर टूल का कोई भी रोल नहीं है स्केचिंग में। यहाँ पर मैं पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेन जो है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बार बार पेंसिल को शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इससे टाइम जो है वो बचता है। और पेन जो है वो कहीं पर भी आप इजीली कैरी कर सकते हो फटाक से। बस आपको एक पेपर चाहिए, पेन चाहिए, आप स्केचिंग कहीं पर भी शुरू कर सकते हो। और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो अगर आप शुरुआत में। पेन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप मिस्टेक्स को मिटा नहीं सकते, और जो वैल्यूज़ है मतलब लाइटनेस डार्कनेस, वो पेंसिल से करना इजी है एज़ कम्पेयर टू पेन। और पेन पर आपका कंट्रोल भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है आपको, क्योंकि आपने पेंसिल से ही अब तक स्केचिंग वगैरह की होगी। सो पेन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पेन से स्केचिंग नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली पेन से भी स्केचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है ये। बट हेयर द पॉइंट इज़ स्केचिंग डज़ नॉट डिपेंड ऑन टूल्स। कोई भी टूल्स पे स्केचिंग स्पेसिफिकली डिपेंड नहीं है। आप कोई भी टूल से कर सकते हैं स्केचिंग। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से के साथ समझाता हूँ कि अगर आपको चलना है, रोड पर आपको चलना है, सो आपने स्लीपर पहने और उसी रोड पर चले। आपने सैंडल पहने, आप उसी रोड पर चले। आपने शूज़ पहने, आप उसी रोड पर चले। सो ये जो तीनों आपने फुटवेयर पहने, स्लीपर, सैंडल और शूज़, सो इन्हें पहनने के बाद क्या आपके चलने का तरीका बदल गया? नहीं, राइट? आप चल उसी तरह से रहे थे, भले आपने अलग अलग फुटवेयर्स पहने थे। तो उसी तरह स्केच आप सेम तरीके से करते हो। स्केच को करने का तरीका एक ही रहता है, भले आप चाहे उसे पेन से करिए, पेंसिल से करिए या पेंट ब्रश से करिए। सो स्केचिंग डज नॉट डिपेंड ऑन टूल। इसे आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। सो अगला जो एक सवाल होता है आर्टिस्टों का कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड स्केचिंग। सो यहाँ पर मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि स्केचिंग और ड्राइंग ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ड्राइंग जो है, जिसे लोग बहुत ही मामूली समझते हैं, जो ड्राइंग है वो सबसे बड़ा पार्ट है। ड्राइंग के अंदर स्केचिंग, प्रोपोर्शन, एंगल्स, वैल्यूज़, कॉम्पोजिशन, लाइट एंड फॉर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो भी सारी टर्म्स आपने सुने, ये ड्राइंग के अंदर आते हैं। ड्राइंग जो है वो इन सब का फादर है। ये सारे टर्म्स ड्राइंग के बच्चे हैं, ड्राइंग के चिल्ड्रन हैं। तो स्केचिंग ड्राइंग का ही एक सब पार्ट है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केचिंग एंड ड्राइंग। स्केचिंग जो है वो हर एक आर्टिस्टों के लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। जिस तरह से हमें डेली एनर्जी के लिए फूड, वाटर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक आर्टिस्ट को अपने इस जर्नी में कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी उन्हें स्केचिंग देती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्केचिंग उनमें से ही एक है। सो स्केचिंग को आप ऐसी चीज़ है जिसे आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते, जिसे आपको डेली बेसिस पे करना ही चाहिए। अगर आपका गोल प्रोफेशनल है, सो ये आपके लिए मस्ट है कि आप डेली बेसिस पे कुछ टाइम निकाल कर स्केचिंग ज़रूर करें। सो यहाँ पर एक और पॉइंट है और एक और सवाल है ये वैसे तो, कि वाई स्केचिंग, स्केचिंग क्यों करनी चाहिए एक आर्टिस्ट को, स्केचिंग कैसे हेल्प करता है एक आर्टिस्ट को। तो इसे समझने के लिए आप ये पॉइंट समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आर्टवर्क जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। आप आपका आर्टवर्क इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, इसको पता करने का एक ही जो पॉइंट है, एक ही तरीका है, और वो है अपने आर्टवर्क में मिस्टेक्स को खोजना। अगर आपको अपने आर्टवर्क में मिस्टेक नज़र आ रही है, सो दैट मीन्स कि आपकी आंखें ट्रेन हो रही है। और जब आपको मिस्टेक नज़र आना शुरू होती है, तो उसके बाद अपने आप आर्टवर्क में
उस मिस्टेक को अगली बार इम्प्रूव करते हैं। सो इस तरह से आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगती है। सो जब भी हम किसी फाइनल आर्टवर्क को बनाते हैं, जिस ज़्यादातर बिगनर्स स्केचिंग इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो वो फाइनल आर्टवर्क या पेंटिंग को ही बनाते रहते हैं। तो जब आप फाइनल आर्टवर्क ही बनाते रहोगे और जहाँ पर आपको कई सारे टर्म्स जो है उन उनके बारे में भी नहीं पता है, सो जब आप फाइनल आर्टवर्क बना लेते हो तो उसमें एक मिस्टेक्स को खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक फाइनल आर्टवर्क में बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स, खासकर डिटेल्स जो बिगनर्स जिस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ऐड कर देने के बाद वो उन डिटेल्स में ही खो जाते हैं। उन्हें उन उसके बाहर कोई भी चीज़ें दिख नहीं हो रही थी। कोई भी चीज़ जो भी एक टेक्निकल पार्ट जो ड्राइंग का होता है, एक बेस जो ड्राइंग है, जो लाइंस, प्रोपोर्शन, एंगल्स, ये सारी चीज़ें वो भूल गए होते हैं उस समय, क्योंकि उन्हें उस समय डिटेल्स पर ज़्यादा फोकस करना होता है। वो यही देखते हैं कि और डिटेल्स कैसे किया जा सकता है और इसे हाइपर रियलिस्टिक कैसे बनाया जा सकता है। सो इस एनवायरनमेंट में ना तो उनकी आंखें ट्रेन होती है, ना ही वो अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ना ही उन्हें सुधार पाते हैं, और यहाँ पर उनके ग्रोथ के चांसेस ना के बराबर हो जाती हैं। तो स्केचिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्केचिंग में हम ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करते, और यहाँ पर हमारे पास कम समय के अंदर हम कई ज़्यादा स्केचेस बना सकते हैं, कई स्केचेस बना सकते हैं। सो हम जितने ज़्यादा स्केचेस बनाएंगे, हम उतना ही जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारे स्केचेस में कि कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उन्हें सुधार के हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने आर्टवर्क में। जो हम स्केचिंग करते हैं डेली बेसिस पे, स्केचिंग करने से हमारे हाथ में फ़्लो मेंटेन होता है डेली स्केचिंग करने से, और ये फ़्लो की मदद से हमारे फाइनल आर्टवर्क में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं शब्दों से कितना भी समझाने की कोशिश करूँ, इन द एंड आपको ये करके ही महसूस होगा, और जब आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे अपने आर्टवर्क में, आप खुद देख पाओगे कि अब आप किस तरह से आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, कि 2 पर्सन हैं यहाँ पर। एक पर्सन का नाम है ए, दूसरे पर्सन का नाम है बी। सो जो ए पर्सन है वो रोज़ जब भी उठता है तो एक नई आर्टवर्क को स्टार्ट कर देता है, और वो आर्टवर्क मेनली डिटेल्ड आर्टवर्क रहता है। सो वो डेली आर्टवर्क करता है, और वो एक पेंटिंग को एक दिन में भी नहीं ख़त्म करता, वो एक पेंटिंग को कम से कम 2-3 दिन में ख़त्म करता है। और वो ज़्यादा फोकस डिटेल्स वगैरह पर करता है। और वहीं पर जो पर्सन बी है वो डेली उठता है, वो कुछ समय अपने कुछ वार्म अप्स पे देता है, जैसे लाइन प्रैक्टिस, कई सारे एक्सरसाइज होते हैं ड्राइंग पर, उन पर लगाता रहता है। फिर वो कुछ समय स्केचिंग करता है, फिर वो कुछ समय स्टडीज़ के लिए निकालता है। स्टडीज़ यानी कुछ चीज़ों की स्पेसिफिक स्टडी जो वो करता है, वो जिस वजह से उसको अपने फाइनल आर्टवर्क में इम्प्रूवमेंट मिलती है। सो पर्सन भी जो है स्केचिंग करता है, यहाँ पर हम स्केचिंग की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो वो स्केचिंग करता है डेली बेसिस पे, जिस वजह से वो कई सब्जेक्ट को बार बार, अलग अलग सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट कर पाता है, ऑब्ज़र्व कर पाता है। तो उसकी आंखें अलग अलग सब्जेक्ट को देख के, ड्रॉ करके बहुत ज़्यादा ट्रेन होने लगती है एज़ कम्पेयर टू पर्सन ए। सो वो जो इतनी स्केचिंग कर रहा है, उन्हें अच्छे से समझ रहा है, नोट डाउन कर रहा है अपनी मिस्टेक्स को, उन्हें अगली बार सुधारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। सो आप खुद ही सोचिए कौन सा पर्सन जो यहाँ पर है वो आगे निकल जाएगा। ऑब्वियसली पर्सन बी, क्योंकि पर्सन ए जो है वो डिटेल्स के ऊपर सोच ही नहीं पा रहा, उसी स्टेज पर अटका हुआ है। और यहाँ पर जो पर्सन ए है, आप में से जो कई सारे आर्टिस्ट हैं, उन शायद पर्सन ए हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बिगिनर आर्टिस्ट यही काम करते हैं जो पर्सन ए कर रहा है। सो आप खुद देखिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, आपको ये एग्जांपल के बाद समझ आ जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप जब से आर्ट आपने शुरू किया है तब से लेकर आप अब तक सिर्फ डिटेल्ड आर्टवर्क पर भी आर तब से लेकर आप अब तक सिर्फ डिटेल्ड आर्टवर्क पर ही फोकस कर रहे हो, और आपने स्केचिंग, क्विक स्केचेस, इन सारी चीज़ों पर अब तक फोकस नहीं किया है, तो आप खुद सोचिए अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आप
फ्यूचर में किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, कहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, टीचिंग दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको किसी सब्जेक्ट को, जैसे स्टिल लाइफ है, वहाँ पर आपको क्विकली उसे ड्रॉ कर कर लोगों को दिखाना है, तो आप कैसे करोगे? आप अब अपने फ़ोन में चीज़ों को ज़ूम करके देखते हो, एक-एक डिटेल्स को देखते हो, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ों को फटाफट क्विकली ड्रॉ करना होता है। कई बार लाइव मॉडल्स होते हैं, तो लाइव मॉडल्स तो यहाँ-वहाँ हिलते रहते हैं, तो आप कैसे कर पाओगे? आप खुद ही सोचिए, आपका कितना बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा उस जगह पर। ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी आपको समझ आ रही हैं और आप अगर इस पर इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी पता चल रही है तो आप लकी हो, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ रहे हैं और आप इस पे एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही लाइटली लेंगे तो आप जब प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आई एम ग्लैड कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता चली और मैंने उस समय सुनकर इन्हें तुरंत अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। सो स्केचिंग करना भी, सिर्फ स्केचिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन सिर्फ स्केचिंग करना ही यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। स्केचिंग के साथ कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होती है आपको इस अपने आर्ट जर्नी में। सो अगर आप जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए, एक प्रोफेशनली इस फील्ड में जाने के लिए, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। सो मैं उन पर भी काम करूँगा, लेकिन ये मैं तभी करूँगा कि अगर जब आपकी इन सारी चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग बिगिनर्स जो हैं वो डिटेल्स के ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते, तो इन सारी चीज़ों को शायद नहीं सीखना चाहेंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन दिखाऊं कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती है एक प्रोफेशनल के जर्नी में जो उसे करनी पड़ती है, जिससे वो अपने स्किल्स को बहुत ही हाई लेवल पे ले जा सकता है। स्केचिंग तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ये सारी चीज़ों का। सो अगर आप स्केचिंग ही नहीं कर रहे तो आप सोचिए, ये जो हिस्सा जो बहुत ही छोटा है आप उसे ही नहीं कर रहे, तो जो बड़े हिस्से बचे हुए हैं आप उन तक कब पहुँचेंगे? आप खुद ही सोच सकते हैं आप अभी कितने पीछे हैं लाइन में। मैं अपने फ्यूचर वीडियोज़ में लाऊंगा वो सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है एक आर्टिस्ट को, एक कंप्लीट डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा मैं। फ्यूचर वीडियोज़ में आपको देखने मिलेंगे। सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड माय ऑल्सो इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर मैं और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और पॉइंट्स आर्ट के रिलेटेड अक्सर शेयर करता रहता हूँ। सो मिस ना करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू स्टे connected with these two social platforms. Here you can see my Instagram page also. सो इस लेसन में मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए, उन सारी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझा है, सो वेल डन। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ आई बहुत ज़्यादा सुनने के बाद भी, सो टेंशन नहीं लेना है। इस समय आप जितना समझ पा रहे हैं आप उतना समझने की कोशिश करिए, और भी अगर आपको कोई चीज़ें जाननी है सो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की। सो गाइज़, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पर बने हुए हैं, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप सीरियस है इन सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि इस तरह के लंबे लेसन्स लोग देखकर ही स्किप कर देते हैं कि इतने लंबे लेसन कौन देखेगा, हम 60 सेकंड की रील्स देखेंगे और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन अगर आपका सोच उनकी तरह नहीं है और आप वाकई सीरियस हैं अपने इस आर्ट को लेकर, सो मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। क्योंकि ये आप भी समझते होंगे कि किसी चीज़ को डीपली समझने के लिए उसके सारे
एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हम 60 सेकंड की रील्स नहीं देख सकते, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें उस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसे हम खुश होकर उस समय देख लेंगे और बाद में भूल जाएंगे। लेकिन जब आप इस तरह के लंबे लेसन्स देखते हो, उनके नोट्स बनाते हो और उन्हें वाकई अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत लंबे लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। सो अब मैं इस स्केचिंग की डिटेल्ड लेसन को यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपने कई सारे नए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेसन के दौरान जाने होंगे, और मैंने जो आपको कहा था कि आप मेरे साथ स्केच की करिए, वो भी आपने किया होगा। सो कैसा लगा आपको ये लेसन? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, और इस लेसन ने आपको हेल्प किया या नहीं ये भी बताना। और मैंने जैसे आपसे कहा था, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम ये रहा वो, इसे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, बाय।